प्रिय छात्रों, हम लोग आज के क्लास में मुगल भू राजस्व व्यवस्था, मुगल लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स को पढ़ने जा रहे हैं। पढ़ाने के क्रम में यह बात बताना चाहते हैं कि मुगलों का जो राजस्व व्यवस्था था वो कोई सामान्य व्यवस्था नहीं था, बल्कि जो पूर्व के शासकों ने, जैसे दिल्ली सल्तनत ने या सूर सल्तनत ने यानी शेरशाह सूरी के द्वारा जो शासन किया गया, इन सबों के द्वारा एक आधार तैयार कर दिया गया था और उस आधार पर मुगलों ने एक ऐसी भू राजस्व नीति अपनाई। प्रिय छात्रों, हम लोग मुगल काल में जो आज विषय को चुना है हम लोगों ने, वह है मुगल भू राजस्व व्यवस्था, मुगल लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स। इसमें दो बातें हमें आपको बतानी है सबसे प्रारंभ में, तो ये कि ये जो भू राजस्व व्यवस्था था एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम था। ऐसा नहीं था कि मुगल आए और एक नवीन भू राजस्व व्यवस्था स्थापित कर दी, बल्कि उसके पहले दिल्ली सल्तनत के समय में और सूरवंश के समय में शेरशाह सूरी ने भू राजस्व के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन किए थे और उस परिवर्तन का सुफल भी मिला था। हाँ, मुगलों ने उसका लाभ ये उठाया कि उसको अपना करके उसमें कुछ परिवेश या अपने मन के मुताबिक परिवर्तन करके उसमें एक ऐसा स्वरूप उसे प्रदान किया कि उससे मुगल प्रशासन काफ़ी सशक्त और मजबूत हुआ। और इस व्यवस्था में को जब तक मूल रूप से चलाया जाता रहा तब तक मुगल शासन जो है शक्तिशाली बना रहा। और इस व्यवस्था में जिस दिन खराबी आई उसी दिन से मुगल साम्राज्य का पतन होना शुरू हुआ। मुगल साम्राज्य के पतन को हम लोग अलग क्लास में पढ़ेंगे और देखेंगे, वो एक अलग विषय होगा, लेकिन यहाँ पर ये बता देना काफ़ी अनिवार्य है कि सारे कारणों में मुगलों के पतन के लिए सबसे जो पाइवटल कॉज था, जो महत्वपूर्ण कारण था, वो आर्थिक था। और आर्थिक में भू राजस्व का योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण। और दूसरी बात जो हमें बतानी है कि सिर्फ मुगलों पर ये लागू नहीं होता है, ये सभी काल, सभी देश और सभी समय के लिए लागू होता है कि हर शासन व्यवस्था का जो आधार होता है वो राजस्व होता है, रेवेन्यू। जिस शासन व्यवस्था में राजस्व की प्राप्ति अच्छी होती है वो शासन व्यवस्था काफ़ी मजबूत होगा, सशक्त होगा, अस्थायी होगा। अगर राजस्व की प्राप्ति कम होगी तो शासन व्यवस्था कमजोर हो जाएगा, उसका पतन हो जाएगा। अब राजस्व में भू राजस्व एक उसका पार्ट, तो जो देश कृषि प्रधान है, जो देश कृषि प्रधान है, वहाँ राजस्व में सबसे ज्यादा योगदान भू राजस्व का होता है, लैंड रेवेन्यू का होता है। भारत भी चूंकि कृषि प्रधान देश शुरू से रहा है, इसलिए यहाँ भी राजतंत्र के लिए, शासकों के लिए, यह वर्तमान समय में भी भू राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत जो है वो भू राजस्व ही रहा है। हालांकि भी वर्तमान समय में परिस्थितियाँ बदली हैं, अब दूसरे सोर्स से ज़्यादा सरकार को लाभ होता है, लेकिन जिस पीरियड का हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं उस पीरियड में राजस्व का अर्थ था ही भू राजस्व। राजस्व में भू राजस्व भी आते थे, व्यापारिक कर भी आता था, आयात कर भी आता था, भूमि के अंदर निकले हुए पदार्थों से जो आय होती थी वो भी आता था। बहुत सारे शासकों ने विवाह पर भी कर लगाया, बहुत सारे शासकों ने जो है वो धार्मिक कर भी लगाया। तो जितने प्रकार के कर थे उसमें अधिकांश भूमिका राजस्व में भू राजस्व ही होती। इसलिए हम मध्यकाल में या प्राचीन काल में राजस्व बोलते हैं या भू राजस्व बोलते हैं, दोनों का अर्थ एक हो जाता है, क्योंकि अधिकांश स्रोत जो था वो भू राजस्व से ही राज्यों को प्राप्त होता था। तो मुगल मुगल भू राजस्व व्यवस्था या लैंड रेवेन्यू सिस्टम पढ़ने के क्रम में ये मूलभूत बात अपने मस्तिष्क में रखिएगा और ये सभी काल के लिए लागू होता है। अब हम आते हैं कि मुगल काल के भू राजस्व का इंट्रोडक्शन में क्या बातें हो सकती हैं। तो देखिए साहब कि मुगल काल में जो भू राजस्व
सुव्यवस्था, सुव्यवस्थित रूप से जो स्थापित किया था, उस व्यक्ति या शासक का नाम था अकबर। अकबर ने (1575 ईस्वी में भूराजस्व प्रणाली की नींव रखी। और उसके बाद 1581 ईस्वी में आईन-ए-दहसाला के माध्यम से इसे अस्थायित्व प्रदान किया। अकबर ने शेर शाह की भूराजस्व व्यवस्था को ही कुछ परिवर्तनों के साथ अपनाया। यह जो व्यवस्था थी वो जहांगीर के काल तक मूल रूप से चलती रही। शाहजहां के काल में व्यवधान आया, या शाहजहां के काल में इसमें संशोधन किया गया और जिसके परिणाम स्वरूप औरंगजेब के काल में मुगल साम्राज्य पतनशील होने लगा। तो किसी भी टॉपिक का इंट्रोडक्शन काफी अच्छा होता है, ऐसा होता है या होना चाहिए कि उससे अंदर की बातें हमें आभासित हो जाए, पता चल जाए और लोग उस लेखन शैली से आकर्षित हों। उसी को दृष्टिगत रख करके आपको लिखना चाहिए इंट्रोडक्शंस। इसमें जो बातें बताई गई हैं भूराजस्व व्यवस्था के क्षेत्र में, कि सबसे पहली बात कि मुगल भूराजस्व व्यवस्था का जो स्थापना किया भारत में वो अकबर ने किया। इसके पूर्व के शासकों ने कोई नवीन भूराजस्व व्यवस्था की स्थापना नहीं की थी। जो पूर्व के काल से चला रहा था वही व्यवस्था प्रचलित था और प्रशासनिक ढांचा भी पूरा निर्माण नहीं हुआ था। तो जो वजीर होता था मुगलों का, यानी बाबर का, हुमायूं का, वही राजस्व की वसूली अनियमबद्ध ढंग से करता था, जिसका उद्देश्य सिर्फ आय की प्राप्ति करना था, कोई सुव्यवस्था स्थापित करना नहीं। क्यों?
क्योंकि दोनों की स्थितियां काफ़ी विषम थी। वो युद्धों में व्यस्त था, तो ये अपने जीवन में जो है वो भागता हुआ फिर रहा था हुमायूं। तो ऐसी परिस्थिति में प्रशासन के क्षेत्र में इन दोनों को कुछ करने का अवसर ही नहीं मिला। तो प्रशासन के क्षेत्र में भी और भू राजस्व के क्षेत्र में भी मुगल काल में जिसने कार्य किया है वो व्यक्ति था अकबर। तो अकबर ने क्या काम किया भू राजस्व के क्षेत्र में? तो सबसे पहली बात कि 56 में जब बैठा तो 56 से 75 तक उसने भू राजस्व व्यवस्था के में कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि इस समय अकबर खुद युद्धों में साम्राज्यवाद में उलझा हुआ था। 75 तक उसके साम्राज्यवाद लगभग एक पूर्णता को प्राप्त कर चुके थे, हालांकि अभी भी कुछ क्षेत्र जितना बाकी था, लेकिन इतना एहसास हो गया था कि हमारा साम्राज्य सुगठित हो चुका है, अस्थायित्व ले चुका है। तब उसने 1575 में भू राजस्व प्रणाली की नींव डाली। अब नींव डालने का क्या अर्थ यहाँ पर हुआ कि उसके बारे में कुछ नीतियां तैयार की। जो 75 से 81 तक का बीच का जो पीरियड है, इस बीच का पीरियड में इसने बहुत सारे प्रयोग किए, और इस प्रयोग में एक व्यक्ति का नाम आता है टोडरमल। टोडरमल का नाम आप सुने होंगे कि मुगलों के अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न था। 9 रत्न का मतलब ये था कि 9 व्यक्ति जो विभिन्न विभिन्न विषयों के ज्ञाता होते थे, उसमें टोडरमल जो है भू राजस्व का सबसे बड़ा ज्ञाता। और टोडरमल के बारे में आपको जानना चाहिए कि ये अकबर से पहले शेर शाह के शासनकाल में रह चुका था। मतलब शेर शाह की जो भू राजस्व व्यवस्था जो स्थापित हुई, उसको स्थापित करने में टोडरमल ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दूसरे शब्दों में ये भी कह लीजिए कि भारत में भू राजस्व के क्षेत्र में जो एक व्यवहारिक दृष्टिकोण पहली बार अपनाया गया, वो शेर शाह के कारण। तो शेर शाह ने इसके लिए बजाते तौर पे जो प्रयोगशाला चुना था, वो सासाराम और टांडा का जो जिला मिला था, जिसमें वो 1497 से 1518 के बीच में अपने पिता के प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया था। तो ये भू राजस्व का उसका प्रयोगशाला था। जब वो शासक बना तो उसने भी टोडरमल को अपने प्रशासन में महत्वपूर्ण स्थान दिया, और इसी व्यवस्था को जो नया प्रयोग सासाराम में किया गया था, उसको टोडरमल के माध्यम से संपूर्ण भारत में लागू करवाया। तो टोडरमल व्यवहारिक रूप से शेर शाह के द्वारा जो परिवर्तन किए गए थे, उससे व्यवहारिक रूप से अवगत था, और अवगत ही नहीं था बल्कि उसका इम्प्लीमेंटेशंस करने में पूरे संपूर्ण भारत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो एक पूर्व से कार्य किए हुए अनुभवी व्यक्ति अकबर को प्राप्त हुआ भू राजस्व के क्षेत्र, इसलिए उसने अपना जो है 9 रत्नों में से उसको शामिल किया। तो अकबर की जो भू राजस्व व्यवस्था स्थापित हुई, वो एक्चुअली में टोडरमल की देन थी। अकबर की भूमिका उसमें उतनी नहीं थी, बल्कि टोडरमल की देन थी उसकी। और टोडरमल एक क्रम है जोड़ने का, किसका, कि जो शेर शाह ने भू राजस्व स्थापित की थी, और जो अकबर ने कुछ परिवर्तनों के साथ अपनाया। ये शेर शाह की व्यवस्था और अकबर के परिवर्तन, ये दोनों को एक रूप देने वाला व्यक्ति एक ही था, और वो व्यक्ति कौन था? टोडरमल। तो ये आप अपने मस्तिष्क में हमेशा रखिएगा। और ये जो पीरियड है वो यही, इसमें शुरुआती दौर में जो शेर शाह का व्यवस्था था, जिसको हम लोग जब्ती कहते थे, उसको अपनाया गया। लेकिन उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो बीच बीच में आ रहा था कि व्यवहारिक कर का निर्धारण थोड़ा कठिनाई से हो रहा था, उतना वैज्ञानिक नहीं हो रहा था। तो इसी के वजह से 81 ईस्वी तक आते आते एक व्यवस्था आई, आने 10 साल, और ये जब स्थापित हुई तो मुगल भू राजस्व व्यवस्था जो है पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई। अब इसमें कोई कमी नहीं रही। और उसके बाद ये जो अपनाया गया 75 से 81 के बीच में, इसके लिए एक सेंटेंस है कि वास्तव में शेर शाह की ही भू राजस्व व्यवस्था थी, लेकिन कुछ परिवर्तन किए गए। तो परिवर्तन क्या है वो आगे हम लोग देखेंगे, ये इंट्रोडक्शन है। अब देखिए कि ये इतना सुदृढ़ व्यवस्था थी कि मुगल साम्राज्य जो है काफी मजबूत हो गया, काफी इंटैक्ट हो गया वो, इस भू राजस्व व्यवस्था के वजह से।
जहांगीर के काल तक ये भू राजस्व व्यवस्था चलती रही, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब आगे चल के शाहजहां के काल में इस भू राजस्व व्यवस्था में संशोधन किए गए। अब ये संशोधन करना ही एक गलत नीति थी। ये एक वैज्ञानिक भू राजस्व व्यवस्था था जो अकबर ने प्रस्तुत किया था। भू राजस्व के क्षेत्र में वैज्ञानिकता का क्या अर्थ है? भू राजस्व के क्षेत्र में वैज्ञानिकता का ये अर्थ है कि ये किसान के लिए भी लाभकारी है और राजा के लिए भी लाभकारी है। ये वैज्ञानिकता है। और शाहजहां ने जो संशोधन किया, उस संशोधन के परिणाम स्वरूप भू राजस्व की वो वैज्ञानिकता, वो साइंटिफिकनेस खत्म हो गई, या भू राजस्व की व्यवहारिकता खत्म हो गई, या वो भू राजस्व की वो विशेषता खत्म हो गई जो सभी को लाभ दे रहा था। अब ये संशोधन इतना बुरा था कि इसका दुष्प्रभाव औरंगजेब के समय में निकला कि औरंगजेब को खाली किसानों के विद्रोह का ही सामना करना पड़ा। तो औरंगजेब को जो किसान के विद्रोहों का सामना करना पड़ा, इसके बीज ये इसके लिए उत्तरदायी औरंगजेब नहीं था, इसके लिए उत्तरदायी शाहजहां था। शाहजहां ने उसको भू राजस्व की वो विरासत दी जो अकबर वाली विरासत नहीं थी, परिवर्तनशील अवैज्ञानिक विरासत थी, और इस अवैज्ञानिक विरासत में मुगल का पतन होना अनिवार्य था। एक ऐसी बिगड़ी हुई व्यवस्था थी, इस बिगड़ी हुई व्यवस्था को सुधारना औरंगजेब के लिए संभव नहीं था, और औरंगजेब एक सशक्त और मजबूत शासक होने के बावजूद भी मुगलों के पतन को नहीं रोक सका। क्लियर हो गया? अब देखिए साहब, यहाँ एक बात क्लियर हो गया इंट्रोडक्शन में ही कि इसका मतलब ये हुआ कि हमको जो मुगल भू राजस्व व्यवस्था पढ़ना है वो कैसे पढ़ना है, तो अकबर को इम्फेसाइज करना है पूरा का पूरा कि आखिर क्या इस्टेब्लिश किया उसने, और दूसरा क्या पढ़ना है कि शाहजहां ने क्या परिवर्तन किया, और तीसरा ये पढ़ना है कि इस परिवर्तन के परिणाम क्या हुए। तो ये तीन बातों को अगर हम पढ़ लेंगे तो मुगल भू राजस्व व्यवस्था का पूरा पूरा चीज हमारे मस्तिष्क में चला। आगे बढ़े। तो देखिए साहब, एक शीर्षक के बना लेते हैं कि मुगल भू राजस्व व्यवस्था की मूल संरचना। सभी बातें मटेरियल में लिखी हुई हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि आपको बोर्ड पर इस ढंग से पढ़ाएं कि हमेशा के लिए मुगल भू राजस्व व्यवस्था को अपने मस्तिष्क में पिरो लीजिए, और जैसे चाहिए उसको अपने मन से आप लिख सकते हैं। असल पढ़ाई ये है। तो उसी एंगल से अपनी बात हम शुरू कर रहे हैं कि जो शेर शाह था, शेर शाह के द्वारा उत्पादकता के आधार पर भू राजस्व का निर्धारण किया गया। ठीक है। और अकबर के द्वारा क्या किया गया, तो बारंबारता के आधार पर बारंबारता का इंग्लिश होगा टैली मार्क। मैथ में पढ़ने वाला बारंबारता नहीं सर? हाँ, लेकिन मैथ में भी बारंबारता सर है। नहीं, आप हमको करेक्ट करवा दिए। हम टैली फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर बारंबारता का अर्थ क्या हुआ इंग्लिश? फ्रीक्वेंसी के आधार पर
भू राजस्व का निर्धारण किया। अब देखिए ये दोनों जो व्यवस्था थी वो जब्ती पद्धति पर आधारित, जिसका जनक जो था वो शेरशाह था। बहुत साइंटिफिकली पढ़ा रहे हैं आपको, इसको अगर बढ़िया से समझने की कोशिश कीजिएगा तो फिर हमेशा के लिए समझ जाइए। शुरू में जैसा कि हमने बताया आपको कि अकबर ने शेरशाह वाली व्यवस्था को ही अपनाया, लेकिन कुछ परिवर्तनों के साथ, कुछ संशोधन के साथ। तो उसके लिए हमने काम ये किया है आपको समझाने के लिए कि हमने कहा कि वो परिवर्तन क्या था, शुरू में ही स्पष्ट कर देना चाहते हैं। वो परिवर्तन ये था कि शेरशाह ने जो भू राजस्व का निर्धारण किया वो उत्पादकता के आधार पर, प्रोडक्टिविटी के आधार पर, यानी जितना प्रोडक्शन हो रहा था, इसको और क्लियर करें, घबराइए नहीं। और अकबर ने बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी के आधार पर। तो आप ये दो शब्द जो है ना, उत्पादकता और बारंबारता, ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए। हम इसको आगे में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्टिविटी इन लैंड रेवेन्यू, व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीक्वेंसी इन लैंड रेवेन्यू, यानी भू राजस्व के निर्धारण में उत्पादकता के, मुन्ना भाई प्लीज टेक अटेंशन, भू राजस्व के निर्धारण में उत्पादकता के क्या अर्थ होते हैं और भू राजस्व के निर्धारण में बारंबारता या फ्रीक्वेंसी के क्या अर्थ होते हैं। इसको समझाने के लिए जरूरी है कि चाहे निर्धारण उत्पादकता के आधार पर हुआ हो या चाहे निर्धारण बारंबारता के आधार पर हुआ हो, जो पद्धति अपनाई गई थी वो जब्ती थी। और ये जब्ती का निर्माण करता या अन्वेषण करता कौन था? शेरशाह। तो जब तक जब्ती को नहीं समझेंगे तब तक ये दोनों के अंतर को हम नहीं समझ पाएंगे। तो पहले जब्ती को समझते हैं कि क्या था। तो जब्ती में जो काम किया गया वो सबसे पहले ये काम किया गया कि भूमि का माप, ठीक है, भूमि का माप कराया गया। दूसरा कि पट्टा तैयार किया गया। पट्टा का निर्माण गौर से समझिए, बचकाना की तरह मत पढ़िए, नहीं समझ में आता है तो पूछिए। और तीसरा कबूलियत लिखवाइए। ये तीन काम जब्ती पद्धति के तहत शेरशाह के द्वारा किया गया और यही महान परिवर्तन था भू राजस्व के क्षेत्र में शेरशाह। दिमाग में गई बात? यस सर। अब देखिए कि तीनों में होता क्या था। तो अभी तक जो भूमि का जो माप था वो वैज्ञानिक नहीं था। वैज्ञानिक नहीं का मतलब क्या कि सभी जगहों पे जो नाप की इकाई थी, यूनिट थी, वो एक नहीं थी। तो भूमि के माप के लिए सबसे पहले एक यूनिट का निर्धारण हुआ जिसका नाम था बिस्वा, मतलब बीघा, ठीक है। और दूसरा इसका आधार था सिकंदरी गज, जिससे नापा जाता है, यानी जिसको सिकंदर लोदी ने तैयार किया। सिकंदरी गज जिसको सिकंदर लोदी ने तैयार किया। अब शेरशाह ने ये प्रणाली जो अपनाई, यानी जब्ती की, और जब्ती में जो पहला चीज था कि भूमि का नाप कराना, तो ये प्रयोग सबसे पहले किया सासाराम, खवासपुर और टांडा में। और टांडा ये 17 साल इसमें व्यतीत किए शेरशाह ने, कोई एक दिन नहीं लगा उसको, इतना आसान नहीं था। इस व्यवस्था में
एक एक किसान को बाई फेस बाई नेम वो जान गया था। मैंने खुद अपने स्तर से जो है वो भूमि की नाप करवाता था और भू राजस्व का निर्धारण करता था। अब ये इसमें क्या हुआ और क्या किसानों को लाभ हुआ? तो किसान अभी तक उलझे हुए थे कि हमार जमीन कौन हो और कितना हो। ये बहुत सामान्य सी समस्या नहीं थी, ये बड़ी विकराल समस्या थी कि किसान की भूमि की मिल्कियत जो तय होती थी वो कुदाल से होती थी, शक्ति से होती थी। जिसके मसल्स में पावर था, जिसके पास कुदाल धारदार था, वो करता क्या था कि अपना आरी बढ़ा लेता था। आज भी लोग बढ़ाते हैं, लेकिन आज बढ़ाते हैं तो अमीन चलाता है, कैसे नपवाओ, खतियान निकाला पर, तो खतियान निकलता है तो हाँ इतना डिसमिल नापिए तो जी, इतना फालतू रे, तो यहाँ तक हो, आरी बनेगा यार, तो फैसला हो जाता है ना। तो शेरशाह से पहले जनाब अली न भूमि की नाप कराई गई थी और न ही निर्धारित था कि इसका माप क्या है। अब ऐसे आधार पर जिसके हाथ में मसल्स था उसने जो आरी बना दी वही उसकी भूमि हो गई। अब दूसरा गरीब है, उसके हाथ में मसल्स नहीं है, उतने सारे फावड़े नहीं है, फावड़े का मतलब आदमी नहीं है उसके पास, तो वो उस आरी को घसका करके इधर नहीं ला पाया। अब एक लंबे समय तक रहा तो उसी की भूमि हो गई। तो ये तय हुआ ना कि भूमि के मिल्कियत का निर्धारण मसल पावर और फावड़े से होता था। शेरशाह ने क्या किया, ये पहली बार किया कि भूमि की नाप कराई। अब नाप के लिए पहली बार सिकंदर लोदी ने गज बनाया था जो प्रमाणिक था, नहीं जरीब का होता था। हाँ, लोहे का अकबर ने बनवाया उसको। जरीब का मतलब रस्सी, तो मजबूत रस्सी रहता था। पहले सुतली का होता था, तो सुतली टूट गई, गांठ बांधा, छोटा हो गया। लेकिन जरीब जो है रस्सी जो काफी मजबूत रस्सी से बनती थी तो बहुत दिनों तक चलता था। ठीक है, जरीब का मतलब रस्सी। ठीक है, सब बात सबका मीनिंग समझिए, ये टर्मिनोलॉजी है। ये जरीब ना हिंदी में लिखिएगा तो भी जरीब लिखिएगा, इंग्लिश में लिखिएगा तो भी जरीब लिखिएगा। ये टर्मिनोलॉजी हो गया, मीनिंग रस्सी हो गया, लेकिन यहाँ पर जरीब कर रहे हैं, इसका मतलब कि भूमि मापने वाली रस्सी के बारे में आप बोल। तो अब शेरशाह ने एक ही जरीब से सासाराम, खवासपुर, टांडा के सारे भूमियों का नाप कराया। अब वो सिकंदरी गज प्रमाणिक हो गया, जैसे आज का सेंटीमीटर और इंच है, प्रमाणिक है। विवाद होता है तो सेंटीमीटर से नाप लेते हैं। कहीं भी नपवा लीजिए, 1 मीटर 1 ही मीटर होगा, कम बेसी नहीं हो सकता है, इसलिए कि गज का निर्धारण हो गया, मीटर का निर्धारण हो गया है। तो शेरशाह ने पैमाने का, यूनिट का निर्धारण कर दिया सिकंदरी गज के, और उससे संपूर्ण भूमि की नाप कराई अपने आंख के सामने। आपका नाम क्या है, आपकी भूमि कौन है, चलिए मेरे साथ। ये है हुजूर। दूसरा है कि ना लगा ही हमर में घुस गए, ठीक है, फैसला हो जाता है, नपैया हुआ, दोनों के बीच विवाद का निर्धारण हो गया, आप दोनों ये हो गए, तो हाँ, तो आप तो बाद में नहीं कीजिएगा, तो ये आपकी भूमि, ये आपकी भूमि। तो इसका नाप इतना हो गया, इस भूमि के पूरब में इनकी भूमि है, ए की भूमि है, ओ के पूरब के पश्चिम में बी की भूमि है, ओ के उत्तर में जो है सी की भूमि है, ओ के दक्षिण में है डी की भूमि है, और इस भूमि का नाप ओ का इतना है, और वो अमुक व्यक्ति है। तो ये सारा विवरण आशुतोष जी पट्टा पर लिखवा दिया गया। जो भू विवरण जिस कागज पे लिखाया गया, उस कागज को क्या कहा शेरशाह ने, पट्टा। आज उसको आप क्या बोलते हैं, खतियान, या बोलते हैं क्या चीज, केवाला। आज केवाला बोलते हैं, खतियान मत बोलिए, केवाला बोलिए तो अच्छा है। तो ये केवाला का ही प्रारंभिक रूप आप बोलिए क्या, पट्टा। अब इसमें क्या, पट्टे पे क्या, किसकी जमीन है, उस जमीन कितना सिकंदरी गज लंबा है, कितना सिकंदरी गज चौड़ा है,
उसका चौहद्दी में पूरब में किसका जमीन है, पश्चिम में किसका है, उत्तर में किसका है, दक्षिण में किसका है, ये सारा विवरण पट्टे पर लिख दिया गया, डेट लिख दिया गया कि इसका सीमांकन इस तिथि को हुआ। क्लियर? यस सर। अब ये एक ऐसी बात थी कि लोगों के बीच में, किसानों के बीच में जो एक प्राचीन काल से झगड़ा चला रहा था, समाप्त। वो हमेशा के लिए समाप्त हो गया। किसान आपस में पहले जो शत्रुतापूर्ण संबंध रखते थे, अब उनके संबंध मैत्रीपूर्ण हो गए। तो ये कितना सुंदर और कितना महान, कितना बड़ा काम शेरशाह का उन किसानों के प्रति था। तो पट्टा ने ये कहा। अब देखिए, इसको बढ़िया से समझिए। ये तो हो गया कि भूमि की मिल्कियत, भूमि से संबंधित विवाद और भूमि का भविष्यगत प्रयोग को इस पट्टे के माध्यम से हमेशा के लिए हल कर दिया गया, सुनिश्चित कर दिया गया। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, ये सब साइंटिफिक शब्द है, आपको भी ऐसे ही लिखना है और सोचना है। यहीं तक शेरशाह नहीं रुका, एक कदम और आगे बढ़ता है कि ये तो किसानों के बीच संबंध था, वो हमने तय किया। हमारा कर्मचारी भी तो बहुत बड़ा चोर है। ये जो खुद चौधरी, खुद अब मुकद्दम है, असल तो बवाल यही है। जब तक इसको नियंत्रित नहीं करेंगे तब तक कहां से होगा। इसका अस्तित्व हम खत्म नहीं कर सकते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने खत्म करके देखा, सफल नहीं हुआ, इसलिए इसका अस्तित्व बना भी रहेगा। लेकिन ये भ्रष्टाचार नहीं कर पाए, इसके लिए एक वैज्ञानिक पद्धति अपनानी पड़ेगी। और वो वैज्ञानिक पद्धति क्या थी? कबूलियत। तो कबूलियत भी एक पेपर होता था। जिस तरह से पट्टा एक पेपर होता था, उसी तरीके से कबूलियत भी एक पेपर होता था। इस पेपर में क्या होता था कि किसान के द्वारा बताए गए भू राजस्व लिखे जाते थे कि आप कितना दीजिएगा, कितना दीजिएगा। अब देखिए, यहीं पर टीचर बढ़ जाता है बिना समझाए हुए, जिसके वजह से लड़का हमेशा के लिए ऊहापोह में होता है। किस में होता है? ऊहापोह में। हम आपको ऊहापोह में नहीं रखना चाहते। मतलब ऊहापोह में संदेह, कंफर्मेशन नहीं रहता मुन्ना भाई। एक डाउट हो जाता है दिमाग में कि एक अंदर का बात समझ रहे हैं? तो हम उसको चाहते हैं कि यहाँ पर क्लियर कर दें कि ये जो कबूलियत था, इसको थोड़ा समझिए कि बाकी बात तो समझा दिया आपको कि कबूलियत का मीनिंग क्या था। तो इस कबूलियत में ये वाला जो सेक्शन हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इसमें क्या किया गया कि राजस्व पूछा गया किसान से कि तुम कितना दे सकते हो। तो व्हाट डू यू मीन? किसान बोल सकता था कि हम एको पैसा ना देंगे हुजूर। तो क्या प्रशासन मान लेता? तो कोई बेस होगा ना कि आप को ये अधिकार दिया गया है। जैसे आपको एक एग्जांपल देते हैं कि म्युनिसिपैलिटी ने कहा कि हम मकान टैक्स लोगों के मर्जी से लेंगे। बहुत साल पहले ये तय हुआ था, उसी से अब तय होता है। तो मर्जी का मतलब क्या था भाई? आपके सामने तय होगा कि इतना जो है वो आपका मकान टैक्स हुआ, यही मर्जी हुआ। आधार वो तैयार कर दिया म्युनिसिपैलिटी कि अगर एक तल्ला होगा तो इतना स्क्वायर फीट के हिसाब से आपका टैक्स होगा, 2 तल्ला होगा तो इतना होगा, 3 तल्ला होगा तो इतना होगा, बढ़ते जाएगा। पहले म्युनिसिपैलिटी का पूरा जस्ट क्या था कि मकान है, हाँ, तो एक मकान पर इतना होगा। म्युनिसिपैलिटी अपने बैठे बैठे वहां तय कर देता था। उसमें म्युनिसिपैलिटी को घाटा होता था, कभी पब्लिक को घाटा होता था कि अब उसका जमीन में कुछ बना हुआ है, ये नहीं, मकान है ही नहीं है, एक टुकड़ा जमीन है और उसी का जो है दुनिया भर का टैक्स उस पर लाद दिया गया। और किसी का बहुत बड़ा हवेली बना हुआ, उसको बहुत कम टैक्स लादा गया। तो ये म्युनिसिपैलिटी द्वारा जो टैक्स का निर्धारण था, ये अवैज्ञानिक था। अब म्युनिसिपैलिटी ने कहा कि आपसे पूछ कर हम करेंगे कि कितना दीजिएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बोलिए कि हम 10 रुपया देंगे। उसका एक बेस तैयार किया म्युनिसिपैलिटी ने कि आपके मर्जी का मतलब क्या। आपके मर्जी का मतलब क्या ये हुआ कि आपके पास जितना
स्क्वायर फीट का जमीन है और उसमें जितना तल्ला बना हुआ है, तो पर स्क्वायर फीट पर तल्ला दर हम तय कर दे रहे हैं और वो आपके सामने हिसाब किताब करके लिखा दिया जाएगा और आप उस पर साइन कर दीजिएगा। तो इसका मतलब हुआ कि आपके सामने आपका मकान टैक्स जो है वो हाउस टैक्स तय हो गया। आपकी मर्जी से तय करने का मतलब ये हुआ। अब इसका हम यहाँ कर रहे हैं कि कबूलियत में बुराजस्त का निर्धारण किसानों की मर्जी से किया गया, लेकिन बेस क्या था? तो बेस क्या ये था कि भूमि के 3 श्रेणी बनाए गए। भूमि के 3 श्रेणी से मकान का श्रेणी बनाया गया ना कि क्या भाई? तो पर स्क्वायर फीट तय होगा और पर तल्ला तय होगा, ये श्रेणी हो गया। तो ये 3 श्रेणी भूमि का क्या बनाया गया उसको जरा गौर से समझिए। उत्तम, मध्यम और निम्नतम। ठीक है, उत्तम, मध्यम, निम्नतम। अब देखिए गौरव जी कैसे इसमें ईमानदारी बरती है। अब उत्तम का मतलब क्या हुआ कि जिसमें प्रति वर्ष खेती होती हो। मध्यम का मतलब क्या हुआ कि जिस पर 2 वर्ष के बाद खेती होती हो। और न्यूनतम का मतलब ये हुआ इसमें 5 वर्ष की बाद खेती होती है। बड़ा गौर से समझिएगा पुनीत जी, यही निर्धारित नहीं था। सारा धान 22 पसेरी, 22.5 पसेरी, यानी इसके पहले ये था कि चाहे आपके पास कोई जमीन है कि नहीं, लाओ 1/3, लाओ 1/2। अरे हुजूर, एक 5 साल बाद हुए वो सब हम ना जमीनवा रख लेंगे ना, लाओ 5 साल, लाओ हर साल। तो वो 5 साल में उस पे भूमि पे उपज कर रहा है, तो प्रति वर्ष कैसे देगा? वो उत्पादन होगा तब न कर देगा आपको। यस सर। तो ये अव्यवहारिक था। इसी अव्यवहारिकता को शेर साहब ने कैसे दूर किया कि ये पूछा कि आपकी भूमि कौन सी है, उत्तम है, मध्यम है, निम्नतम है। तो ये तो किसान छुपा नहीं सकता था। आपका मकान के तल्ला का बना हुआ है, बनाए हुए 3 तल्ला, ऑफिसर बाहर खड़ा होकर 1 ही तल्ला का है सर ना, आप अंधे हैं। Is it possible to define the structure of your house? आपने 3 तल्ला मकान को 10 आदमी के सामने 1 तल्ला साबित कर सकते हैं? नहीं। ये तो आप अन्यथा बात कर रहे हैं, इसका मेरे पास कोई आंसर नहीं। हम एक सैद्धांतिक बात कर रहे हैं, समझ गए? तो उस पर बात कीजिए। तो साहब उसी ढंग से किसी किसान के खेती में प्रति वर्ष उपज होता है, या 2 वर्ष पर होता है, या 5 वर्ष के बाद होता है, ये किसान छुपा सकता है अभी भी? तो ये डिक्लेयर था कि किसान छुपा नहीं सकता है। पूछ लिया गया, लिख लिया गया। ओ 4 कट्ठा आपका है उत्तम, 2 कट्ठा है मध्यम। देखिए सर्टिफिकेट पढ़ा रहे हैं। 4 कट्ठा है आपका उत्तम, 2 कट्ठा है मध्यम, 1 कट्ठा है निम्नतम। अब एक औसत कितना हो ले, बोलिए मुन्ना भाई? तो 4 2 6 7 7/3। तो क्या हुआ? 3 दूनी के 6 और 3 तिहाई 9, 2.3। कितना मार्वलस पढ़ा रहे हैं आप, कम से कम सैल्यूट कीजिए हमको। तो एक्चुअली में देखिए उसका ये 7 कट्ठा जो जमीन है वो पट्टे कबूलियत पर कितना शो किया गया? 2.3। अब इसका 1/3 निर्धारित किया गया। कितना वैज्ञानिक, हमेशा के लिए झमेला खत्म। आपके पास 7 कट्ठा है, रखा कीजिए, हम आपसे 7 कट्ठा पर पूरा जस्ट नहीं लेंगे।
आपसे कितना पर लेंगे? 2.3 कट्ठा पर। और 2.3 कट्ठा का कितना लेंगे? 1/3। अब देखिए मजे की बात कि ये 1/3 का जो अदायगी होगी, मतलब जमा करना, तो आप स्वयं भी कर सकते हैं, प्लस कर्मचारी के माध्यम से भी कर सकते हैं। यानी कर्मचारी भी आकर के आपसे ले सकता है ये राजस्व, और खुद भी आप जाकर के ऑफिस में जमा कर सकते हैं। पहले चौधरी खुद मुकदमा था, क्या बोलता था? इतना नहीं, इतना हुआ लाओ। अब मान लिया कर्मचारी आया भी तो कबूलियत दिखा दी, तो फिक्स है कर्मचारी जी, इतना लेना है तो लावा ना आवा घर देवे। तो घर का जब हुआ हम जाम ऑफिस में, शेरशाह के ऑफिस में जाके जमा कर दे, जमा कर दिया। अब जो चौधरी खुद मुकदम का मुन्ना भाई वैल्यू खत्म हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। कितनी सुंदर बात। साहब पहले इलेक्ट्रिक बिल वाला आता था, मीटर रीडर, बढ़ा दे घटा दे, हाँ पैसा लाइए पैसा। अब है कि प्रीपेड मीटर हो गया, अब उसको आवे न करेगा आपके, अपना रिचार्ज कीजिए, भराइए। सारा भ्रष्टाचार मीटर रीडर का खत्म हो गया कि नहीं? तो ये वसूली वाला भ्रष्टाचार आज की सरकार ने अब किया। भू राजस्व में वसूली का भ्रष्टाचार शेरशाह ने उस समय कर। तो अब इससे क्या, बिचौलिए जो है वो भू राजस्व को हड़प लिया करते थे। यहाँ माल ज्यादा ले लिया, शेरशाह के ऑफिस में जाके बदन गिराए हुए हैं, कहा बरे नहीं सब दे रहा है हुजूर, देखिए ना 10 रुपए तो दिया है। अच्छा लो 10 रुपए। तो किसान से वसूला भी ज्यादा, शासक को दिया भी कम, किसान को भी नुकसान, शासक को भी नुकसान, फायदा किसको? बिचौलिया। अब बिचौलिया हो गया मोटा धन्ना सेठ, फौज रखने लगा, एक दिन शासक को ही उलट दिया। अब बात समझ रहे हैं ना? तो पूरा एंशिएंट पीरियड में जो राजतंत्र कमजोर हुआ, उसमें ये व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण थी। है कोई समझाने वाला इस ढंग से? ये था शेरशाही व्यवस्था जो उसने तय किया। अब देखिए फिर आपको ऊपर से हम बता देना चाहते हैं कि हम मैकेनिज्म ऑफ अकबर लैंड रेवेन्यू सिस्टम पढ़ा रहे हैं, और उस मैकेनिज्म में ये हमने बताया आपको शुरू में कि अकबर ने शेरशाह के लैंड रेवेन्यू सिस्टम को ही अडॉप्ट किया, लेकिन उस लैंड रेवेन्यू सिस्टम में कुछ परिवर्तन किए। तो परिवर्तन का जहां तक प्रश्न है, परिवर्तन का जहां तक प्रश्न है, कितनी सुंदर बात हम बोलने जा रहे हैं, वो ये कि शेरशाह ने उत्पादकता को महत्व दिया था। अब ये साबित हुआ ना कि शेरशाह उत्पादकता को कैसे महत्व दिया था, ये क्लियर हो गया। परिवर्तन क्या किया अकबर ने? तो उत्पादकता के आधार पर बारंबारता लगाया। कितनी खूबसूरत बात। अब इस बारंबारता को समझ जाएंगे तो दोनों व्यवस्था का सम्मिलित रूप जो उभर करके 1581 ईस्वी में आया, जिसको आईने दहसाला बोलते हैं, वो आपको समझ में आएगा। आगे बढ़े? यस। तो देखिए साहब, बाकी चीजें हम अगर बोर्ड पर जगह नहीं मिलेगी तो ऐसी बोल के समझा दें, घबराए नहीं। मूल बात हमको ये जो स्ट्रक्चर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू था वो हमको समझाना था, इसको प्यार से समझिए। अब देखिए कि ये थोड़ा जो है हमने गलत एरो दे दिया, ये यहाँ का एरो होगा, है ना? माने ये शेरशाह का हमने वर्णन किया। क्लियर? अब देखिए अब अकबर का एरो लेकर के नीचे जा रहे हैं कि इसने इसको अपना लिया अकबर ने। शेरशाह की जो ये व्यवस्था थी, जो इस संरचना हमने बताया मुन्ना भाई, उसको अपना लिया कि हाँ बहुत अच्छा था, बहुत ठीक था। यानी भूमि की नाप को अपना लिया, यानी पट्टे को अपना लिया, भू राजस्व के निर्धारण यानी कबूलियत को अपना लिया। परिवर्तन क्या किया? तो परिवर्तन जो किया, जो कमी रह गई, देखिए समझिए, बहुत माइनर ये था, यानी अकबर ने उसको और वैज्ञानिक बना दिया। इसमें कमी क्या रह गई थी
कमी ये रह गई थी कि ये ठीक था सैद्धांतिक रूप से जो खेत है उसका निर्धारण हो गया, बारिश नहीं हुई, अकाल पड़ गया। तो ऐसी स्थिति में तो साहब उस वर्ष उत्तम भूमि पर भी तो फसल नहीं हुआ। अब मान लिया जाए 2 साल लगातार बारिश नहीं हुई, अकाल पड़ गया, उत्तम भूमि पर भी फसल नहीं हुआ, तो इस जब्ती व्यवस्था के तहत तो भू राजस्व देना पड़ेगा। तो अकाल और के समय में भू राजस्व की वसूली अगर बंद नहीं की गई तब तो किसान पर शोषण होगा, किसान का एक्सप्लॉयटेशन होगा। तो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर को तो बंद नहीं किया जब्ती व्यवस्था ने। कितनी खूबसूरत बात। अकबर शेर शाह से क्यों बड़ा था, ये यहां पर साबित होता है। कैसे कि अकबर ने इस कमी को भी दूर कर दिया। यानी अकाल के समय में जो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर्स होता या हो रहा था, अकाल या कम उत्पादन के समय में, अकाल या कम उत्पादन भी हो सकता है। मान लिया युद्ध हुआ, सैनिक लोग खेत पर रौंदवा दिया घोड़ा, उससे फसल बर्बाद हो गई। बात समझिए। मान लिया कोई सियार आया या नीलगाय आया, वो पूरा खेत खा गया, कुछ भी हो सकता है। फसल ठीक हुई, लास्ट पीरियड में ओला पड़ गया। तो विभिन्न प्रकार की समस्याएं जो है वो आती हैं कृषकों के सामने। इसलिए मौसम या मानसून ठीक रहने पर भी एकदम एप्रोप्रिएट उत्पादन होने की गारंटी नहीं रहती है। तो इसलिए किसान हमेशा इस समस्या में उलझा हुआ रहता है। इस समस्या का समाधान किसानों का शेर शाह ने नहीं किया। इस समस्या का समाधान अकबर ने किया। इसलिए भू राजस्व के मामले में भी शेर शाह अकबर से श्रेष्ठ। उसकी पद्धति को तो अपनाया, लेकिन उस पद्धतियां में जो कमियां रह गई थी उन कमियों को भी दूर कर दिया। यानी अंधा अनुकरण भू राजस्व का अकबर ने नहीं किया। इसीलिए शेर शाह महान नहीं हुआ, अकबर महान हुआ। कितनी सुंदर बात। नहीं समझ में आ रही है? यस। अब देखिए उसको समझिए कि अकबर ने जो फ्रीक्वेंसी वाली पॉलिसी अपनाई, दैट बारंबारता, वो कैसे कि अकबर ने, ज्यादा समय नहीं लेंगे आपको, पढ़िए नहीं, अकबर ने आईने 10 साल पद्धति अपना, आईने 10 साल। और ये कब अपनाया? तो 1581। ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक लाइन लिख देते हैं, आप समझ जाइएगा। ये आईने 10 साल था क्या? तो 10 साल के उत्पादन का औसत, 10 साल के उत्पादन का औसत। बात समझ में आई साहब? इसको देखिए। अब इसको कोरिलेट कीजिए इससे कि 2.3 कट्ठा, किसी न किसी को एक आधार मानना पड़ेगा आपको। तो 2.3 कट्ठा जो है, मान लिया किसी के पास जमीन है, मुन्ना भाई, और उसमें 10 कट्ठा उत्पादन होता है, ये भी तय हो गया। तो इतना शेर शाह ने तय कर दिया कि 10 कट्ठा उत्पादन, 10 कट्ठा बोल रहे हैं, 10 मन उत्पादन होता है, ठीक है ना। तो शेर शाह ने 10 मन तय कर दिया। अब हर साल 10 मन का 1/3 आपको दे देना है। अब अगर किसी साल 5 मन आपका हुआ तो टैक्सवा तो आपको 10 मन का देना पड़ेगा, 1/3। तो पता चला कि 5 मन हुआ तो 3 मन टैक्स से चला गया। जब 10 मन हो रहा था और 3 मन आप दे रहे थे तो आपको लॉस नहीं था, आपके खाना पूर्ति हो रहा था। लेकिन जिस वर्ष 5 मन हुआ उसी वर्ष आपको 3 मन देना पड़ा, तो आपको तो लॉस हो गया साहब। 2 मन में आपका वर्ष भर नहीं चलेगा। तो ये तो एक कमी थी, ये तो एक एरर थी। किसमें? शेर शाह द्वारा
अपनाए गए भू राजस्व व्यवस्था में। अकबर उससे ग्रेट इसलिए था कि उसने दूर किया। उसने क्या किया कि अब यहाँ पर मान लीजिए इसको हम आधार मान लेते हैं कि 10 मन प्रति वर्ष, ठीक है। तो अकबर ने आईने 10 साल में 10 साल का जो उत्पादन का औसत निकाला, क्या कि मान लिया पहला साल जो है 10 मन हो गया, दूसरा साल 5 मन हो गया, तीसरा साल 2 ही मन हुआ। जिस साल 2 मन उसका हुआ और 3 मन देना है उसको टैक्स, कहाँ से देगा? कर्जा लेगा, एक कमी थी। उसके बाद 7 मन हुआ, उसके बाद 8 मन हुआ, उसके बाद 1 मन हुआ। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसके बाद 6 मन हुआ, उसके बाद 7 मन हुआ, उसके बाद 3 मन हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 बज गया, फिर 10 कर दिया। अब ये क्या है? प्रथम वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष, चौथा वर्ष, 5वां वर्ष, 6ठा वर्ष, 7वां वर्ष, 8वां वर्ष, 9वां वर्ष, 10वां वर्ष। आप देख रहे हैं कि हर वर्ष इस 2.3 कट्ठा में उत्पादन समान नहीं हो रहा है। जोड़ के देखिए तो मोबाइल पर कितना होगा? 10 पर 15 तो 17 7 24 24 8 32 32 33 36 39 और 7 39 और 46 46 और 3 46 और 3 49 और 10 59 है 59। अब 59 को 10 से ये कर दीजिए, चलिए इसको सुविधा के लिए 60 कर लेते हैं, समझ गए? इसको 2 कर देते हैं तो 60 मन हो गया, ठीक है ना? 60 बोलिए ना भाई। हाँ सर। तो अब 10 छके यानी 6 मन उसका एवरेज हो गया। कितनी सुंदर। अब 6 मन का 1/3, देखिए ही ना गड़बड़ कर दिया। शेरशाह सूरी ने इस तरह क्या है 10। कहाँ आप हैं? किसके ख्याल में गुम हैं आप? कौन मिल गई आपको? हैं? यहाँ ध्यान दीजिए, इससे मोहब्बत कीजिए। तो ये बारंबारता ही ना बना है। इसको टैली मार्क में ऐसे ऐसे करके 10 कर दीजिएगा। तो अब 6 मन का 1/3 कितना हुआ? 2। यानी अब जो है उसको 2 मन प्रति वर्ष देना है। तो अब इस साल 10 मन हुआ, 2 ही मन दिया। इस साल कम हुआ तो देखेगा ना कि कम करके तो पहले ही रखे हुए हैं पूरा जैसे, तो उसका पूर्व वाला अनाज बचा हुआ रहेगा, उससे भरपाई हो जाएगा। बात समझिए। तो इस ढंग से आईने 10 साला व्यवहारिक, 1 मिनट का बचत हो गया, BS सर्टिफिकेट। आप समझ के बाद हाँ, तो ये प्रैक्टिकली आपको हमने बताया। अब देखिए यही नहीं किया, ये तो इसमें परिवर्तन किया, उसने इसमें भी परिवर्तन किया, इसमें भी औसत निकाला, भूमि में भी। समझ गए? अकबर ने भूमि का 4 वर्गीकरण किया। भूमि का 4 वर्गीकरण। कितना? 4। इसमें पोलज पहला था, दूसरा था परती, पोलज परती, उसके बाद था चाचर और उसके बाद था बंजर। यानी ये उत्तम, मध्यम और न्यूनतम था। इसको और साइंटिफिक बनाया और उसने कहा कि नहीं 3 ही प्रकार की भूमि नहीं होती, असल तो इसको भी साइंटिफिक बनाओ कि 4 तरह की भूमि होती है। तो पोलज जो प्रति वर्ष होता था, प्रति जो 1 वर्ष छोड़ दिया जाता था, और चाचर तो 3-4 साल के बाद होता था, और बंजर जो 5 साल के बाद होता था, 7 साल के बाद होता था। तो ये निर्धारण अकबर ने कराया टोडरमल के जरिए।
माने टोडरमल की विद्वता और आगे बढ़ती है। और उसमें क्या किया कि 2 इकाई कर दिया, ये पोलज और फर्ती को 1 इकाई मान लिया और चांचर और बंजर को 1 इकाई मान लिया। और इसके आधार पर जो यहां भू राजस्व का निर्धारण हो रहा था औसत निकाल कर करके, तो उसमें इसका औसत निकाला गया। तो इसका औसत कैसे निकाला गया कि इसको मुक्त कर दिया गया भू राजस्व से, भूमिये को हटा दिए। क्यों हटा दिया गया कि आपके पास 10 कट्ठा जमीन है, तो अकबर ने ये ऑर्डर कर दिया किसानों को कि कुछ भूमियों को आप छोड़ दिया कीजिए 1 साल के लिए, 2 साल के लिए। क्यों? क्योंकि उससे उर्वरता उसकी फिर से बहाल हो। तो इससे उत्पादकता में कमी नहीं आई, न किसान को लॉस हुआ और न सरकार को लॉस हुआ, क्योंकि भूमि पड़ती छोड़ने पर जो बची हुई भूमि होती थी उससे उत्पादकता और बढ़ जाता था, क्योंकि फुल फर्टाइल हो जाती थी। और यहाँ राजस्व का निर्धारण तो पहले अनाज के आधार पर हो ही गया था, तो इसलिए इससे किसानों को और लाभ होने लगा। सब अकबर का गुणगान करने लगे, कोई किसान भू राजस्व की अदायगी से पीछे नहीं हटा। बात समझ में आ रही है? अब देखिए अगला परिवर्तन कि भू राजस्व की दर, क्या चीज? भू राजस्व की दर, ठीक है ना? तो ये भू राजस्व की दर जो मुगलों ने निर्धारित किया, वो साहब 1/2 तय किया। शेरशाह के समय में 1/3 था, लेकिन 1/3 होने के साथ साथ जरीबाना मुहासिलाना 2 कर और थे जो 10-10% के थे। तो वास्तविक रूप से वो भी बढ़ करके 1/2 हो जाता था। अकबर के काल में जरीबाना मुहासिलाना कर नहीं लिया। जरीबाना मतलब भूमि माप कर, और मुहासिलाना माने वसूली कर, माने टैक्स के वसूली के लिए पूरा प्रशासनिक अमला रहता है ना भाई, तो ये हम देंगे, तो ये जनता से ही लिया जाता था जो शेरशाह लेता था। तो ये नामकरण हटा दिया गया 1/2। और इसके अलावा इसके प्लस कहा जाता है कि दस्तूरी कर भी था। दस्तूरी, तो ये दस्तूरी कर जो भूमि की वसूली करता था, वो अगर किसान अपने से जाके दे दिया टैक्स, तो उसको दस्तूरी नहीं देना होगा। लेकिन सरकारी कर्मचारी आ गया किसान के घर में, तो आया चल करके तो दस्तूरी लेगा कि हम आए, मेरा खर्च हुआ, हमको पैसा दीजिए। बात समझ में आएगा? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप अभी अमेजन से मंगाते हैं कोई चीज़, तो उसमें एक ऑप्शन होता है कि हम पैसा अभी दे रहे हैं, तो अभी दीजिएगा तो उसका डिलीवरी चार्ज कम लेगा आपसे। अब बोले कि नहीं, घर पर जब माल भेज देगा तब पैसा देगा, तो डिलीवरी चार्ज बढ़ा देता है। डिलीवरी चार्ज लगता है, हमने बढ़े हुए दर पर लगता है। कल ही हमने किताब बुक की है, तो उसमें देखा हम कि पहले पैसा दीजिएगा तब 295 रुपया लगेगा, और अगर पैसा घर पर दीजिएगा तो 333 रुपये कैश ऑन डिलीवरी। तो वैसे ही यहाँ भी आप मान के चलिए, ठीक है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको कि क्या हुआ। सारी चीज मटेरियल में लिखी हुई है, पढ़िएगा। ये जो समझा दिया आपको। शाहजहां ने क्या किया कि शाहजहां ने ये जो दर था इसको बढ़ा दिया, यानी भू राजस्व की दर से। अब जैसे ही बढ़ाया तो जो जब्ती व्यवस्था थी जो पूर्व से चली आ रही थी, इस व्यवस्था में संकट उत्पन्न हो गया। संकट उत्पन्न हो गया, और ये संकट जो है औरंगजेब के काल में और विकराल हो गया। और ये विकरालता के कारण इसी औरंगजेब के काल में किसानों का विद्रोह होने लगा, और यही विद्रोह जो है मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बना। तो ये सारी चीजें आपके इस मटेरियल्स में लिखी हुई हैं। हम समझते हैं कि आपको भू राजस्व व्यवस्था मुगलों का बहुत अच्छे ढंग से समझाया, आपको समझने की कोई जरूरत नहीं है।
मटेरियल्स में सारी बातें हैं, इसको दोहराइएगा तो हमेशा के लिए याद हो जाइएगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।